हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग अब से करेंगे स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ जो कि आपकी आएगी 20 मार्क्स की। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम की जितनी भी मैं सीरीज़ अब से डालने वाली हूँ ये किन के लिए फ्रूटफुल होगी, जो कि देने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर PRT एग्ज़ाम, स्पेशल एजुकेशन टीचर TGT एग्ज़ाम एंड ऑल्सो एंट्रेंस एग्ज़ाम दैट इज़ IET। ठीक है फ्रेंड्स, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, एज़ वेल एज़ जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन फेसबुक। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी स्पेशल सीरीज़ के साथ। तो क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। अ चाइल्ड हु रीड्स, देखिए जी रीड्स आ गया है। अ चाइल्ड हु रीड्स हॉट एज पॉट, मतलब कि किसी बच्चे को हॉट पढ़ना था और वो पढ़ क्या रहा है, पॉट। ठीक है, फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो चीज़ देखेंगे, पूछा क्या जा रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी और किससे रिलेटेड पूछी जा रही है, रीडिंग की प्रॉब्लम किस में होती है, कौन सी ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया था कि वो कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिसमें आपको रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। देखिए जी, ग्राफ मैंने अब बताया था, जैसे कि ग्राफ आ जाता है तो इट मीन्स जिसमें हमें राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ग्राफ कहाँ से बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले। डिसलेक्सिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिसलेक्सिया लेक्सिया जिसमें भी वर्ड आ गया मतलब कि वो हमारी रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से याद रखना, कैलकुलेशन से याद रखना कि ये मैथ्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है। एंड ये डिस्प्रैक्सिया अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो ऊपर हमें रीड भी दे रखा था कि रीडिंग से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर होगा C। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले। हाँ जी, देखिए, अ चाइल्ड हु हैज़ अनयूजुअल डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ओरल इंस्ट्रक्शन मे हैव द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट। अब हिंदी में भी देख लीजिए, जिस बच्चे को मौखिक निर्देश को समझने में असामान्य कठिनाई होती है उसे निम्नलिखित हानि हो सकती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, देखिए आपको बोला जा रहा है कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, एक कोई बच्चा है, उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या चीज़, कोई भी ओरल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो मुंह से बोला गया हो, या तो वो कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है या फिर मुंह से बोली हुई कोई बात भी हो सकती है। तो जिसको भी ये बोला जा रहा है उस चाइल्ड को अंडरस्टैंड करने में, समझने में दिक्कत हो रही है। जो मुंह से बोली गई चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसको, बच्चे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कौन सी इम्पेयरमेंट में आता है। ठीक है, सिल्वर पाल्सी, विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट तो एलिमिनेट करना सीखे, विजुअल इम्पेयरमेंट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, विजुअल इम्पेयरमेंट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सेरेब्रल पाल्सी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा, ये हमारा फिट आंसर बैठता है, दैट इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट से क्या मतलब है कि अगर किसी ने मौखिक रूप से कोई बात बोली है तो उसके कानों तक नहीं पड़ी है। अगर कानों तक नहीं पड़ी है तो उसे समझ में कैसे आएगी, क्या इम्पेयरमेंट होगी उसको, तो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द प्लेस विच इज़ नॉट रीजनल सेंटर। आपका कोई एक रीजनल सेंटर, देखिए जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनके अलग अलग जगह सेंटर होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में सेंटर होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रीजनल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि अली यावर जंग, जिसको आप AYJNIHH के नाम से जानते हैं, ठीक है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेयरिंग हैंडीकैप, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में है। तो पूछा जा रहा है कि इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो अलग अलग जगह पर है। ठीक है, बट ऐसी कौन सी ऑप्शन में जगह है, वो केंद्र क्षेत्र नहीं है, किसका, AYJNIHH।
अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली एंड भुवनेश्वर। देखिए जी, चंडीगढ़ में इसका जो रीजनल सेंटर है AYJNIHH का नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। देखिए जी, अगर यदि हम क्लास में मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें टीचर पढ़ा रहा हो, बच्चा पढ़ रहा हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर उसके दौरान, जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियोस में भी बताया था कि एक टीचर के द्वारा अगर टूल्स यूज़ करे जाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो किनके समावेशी शिक्षा देने में किन किन को फ़ायदा करेगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, अनुकूलित करने से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद होगी। किन किन को शामिल करने में हमें मदद होगी? यदि हम टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कब? जबकि एक टीचर पढ़ा रहा हो, कब? क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स विद विजन लॉस, जी हाँ, दृष्टि हानि वाले छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है वैसे तो, बट देख लेते हैं हम ऑप्शन। स्टूडेंट विद ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जी हाँ, इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे टूल्स भी और टेक्नोलॉजी भी। स्टूडेंट्स विद सेरेब्रल पाल्सी, जी हाँ, इनके लिए भी होंगे। स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत एक क्रिएटिव तरीके से सीखना चाहता है। जैसे पहले टीचर्स पढ़ाते थे ना, थोड़े रिस्ट्रिक्टिव वे में पढ़ाते थे, अथॉरिटेटिव वे में पढ़ाते थे। ठीक है, इनएक्टिव होके पढ़ाते थे। इनएक्टिव मतलब कि वो क्लासरूम में है, वो उन्होंने एक स्पीच की तरह अपने बच्चों को पढ़ाया, स्पीच दी, बच्चे उसमें साइलेंट रहे, कुछ भी नहीं, ना वो क्वेश्चन पूछते थे, ना वो कोई एक्टिविटी करते थे। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले, जो जितने भी टैलेंटेड बच्चे होते थे, वो क्या होते थे? बोर हो जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी जो लर्निंग है, इनका जो अधिगम है, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए, ताकि ये इंटरेस्ट लेके पढ़े, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें पड़ेगी ज़रूरत टेक्नोलॉजीज़ की भी और टूल्स की भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें पूछा है कि कौन सा आंसर सही है। सिर्फ A आंसर सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, या फिर चारों सही है? देखिए जी, हमारी तरफ से चारों सही हैं। ठीक है, अगर हम टूल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो वो सभी को ही लाभ देता है, चाहे वो स्पेशल बच्चा है चाहे नहीं भी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ स्कूल डज नॉट कम अंडर द सेम कैटेगरी एज अदर 3 इज नॉट कैटरिंग टू CWSN। देखिए, CWSN का यहाँ पर मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। किस प्रकार का स्कूल CWSN की पूर्ति नहीं करने वाले अन्य 3 के सामने समान श्रेणी में नहीं आते हैं? देखिए जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जितने भी स्पेशल बच्चे हमारे होते हैं, कौन कौन से टाइप के स्कूल्स में वो लोग जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 टाइप के स्कूल्स होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंक्लूसिव, समावेशी, इंटीग्रेटेड, एकाकृत। स्पेशल में भी जाते हैं। ये मल्टीग्रेड नाम का कोई स्कूल ही नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई स्कूल होता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। और आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हुए, वैसे ही आपकी स्क्रीन पे आएंगे कंप्यूटर पे, जैसे कि आप फ़ोन में भी देख रहे हैं। नॉट लिखा है, तो याद रखिएगा, नॉट नहीं भूलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द करेक्ट विजुअल एक्विटी? करेक्ट, सही दृश्य बोध क्या है? मतलब एक नॉर्मल इंसान है, उस नॉर्मल इंसान की करेक्ट विजुअल एक्विटी होगी कितनी? ठीक है, 20/200, 600/200, 6/6 या 60/600? देखिए जी, सही आंसर है 6/6। जिसको ना तो स्पेक्स लगे हों, ना उसको कॉन्टेक्ट लेंसेज लगे हों, तो उसकी आइज़ कितनी है? 6/6 की। ठीक है फ्रेंड्स, हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट? ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी फील्ड से अपना एग्जामिनेशन फिल किया हो। ठीक है, मैस्लो जी हो गए, लुइस ब्रेल हो गए, चार्ल्स ब्रेल हो गए एंड नन, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जी, मैंने आप लोगों को बताया था, इन्वेंटेड ब्रेल कौन लाया था, किसने बनाई थी? ब्रेल। देखिए जी, इनका नाम था लुइस ब्रेल, LV, याद रखिएगा, LV। ठीक है जी,
यहाँ पर इनके नाम में भी, ब्रेल में भी एल भी है और बी भी है, तो याद रखिएगा लुईस ब्रेल। ठीक है जी। अब आगे, एक्रोमेटॉप्सिया प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद, हिंदी में भी यही लिखा जाएगा फ्रेंड, एक्रोमेटॉप्सिया से जुड़ी समस्या। देखिए जी, मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में, मैंने आपको साफ साफ उसमें बताया था कि किसी में भी अगर SIA लिखा हो, SIA मतलब कि ये कोई आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एक्रो से बताया था कि अगर किसी वर्ड में अगर एक्रो लिखा हो तो ये कलर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी को इसका मतलब भी नहीं पता है तो एक्रोमेटॉप्सिया। ठीक है, एक्रो मतलब कलर्स की प्रॉब्लम, ठीक है, और मेटॉप्सिया जो आई से रिलेटेड है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद। अब पूछा जा रहा है कि किससे एसोसिएटेड है, साफ साफ आपका आंसर निकल के आ गया, ये रहा ऑप्शन डी, आइज़। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एक्रोमेटॉप्सिया होता क्या है। एक्रोमेटॉप्सिया में क्या होता है कि आपको सारे कलर्स जो हैं वो नहीं दिखते हैं, आपको सिर्फ ब्लैक, वाइट एंड सम ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब कि कुछ छाया दिखती है किसकी, ब्लैक की, वाइट की और ग्रे कलर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्पेसिफिक कलर दिखाई देते हैं, यानी कि किसी को ब्लू ही दिखाई देगा, किसी को ब्लैक ही दिखाई देगा, किसी को रेड ही दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, टोटल कम्युनिकेशन मेथड फॉर डेफ इंक्लूड्स। देखिए जी, मैंने आपको HI वाली वीडियो में साफ साफ बताया था कि टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस मेथड में क्या क्या आपके जो पार्ट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। बधिरों के लिए कुल संचार पद्धति में शामिल है, क्या क्या शामिल है, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई थी क्या क्या शामिल है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप देखिए, स्पीच मैंने आपको बताया था, भाषण शामिल होता है इसमें, एक्सप्रेशन, साइन लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, ये मैंने तो आपको सभी बताए थे, तो आंसर हो गया आपका आंसर ई, ऑल ऑफ द अबव, सारी ही चीज़ें आ जाती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को मैंने ये भी पढ़ा दिया है ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म ऑनसेट इन चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ, कौन सी ऑटिज़म किस एज से पहले दिख जाता है, मतलब कि हो जाता है। बच्चों में ऑटिज़म की शुरुआत उम्र से पहले ही हो जाती है, कौन सी उम्र से पहले हो जाती है, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 13 वर्ष या 3 वर्ष। देखिए जी, ऑटिज़म की जो शुरुआत है वो 3 वर्ष से पहले ही हो जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद डिस्ग्राफिया, देखिए मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, सॉरी, इसका आंसर ही मैंने बता दिया था। इज एसोसिएटेड विद, किससे मिलता है, संबंधित है, राइटिंग से है, कैलकुलेशन से है, रीडिंग से है या स्पीच से है। ग्राफ लिखा हुआ है, डिस्ग्राफ, ग्राफ कहाँ से बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं। राइटिंग, तो राइटिंग से रिलेटेड है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है 1 मिनट में ही। सेरेब्रल पाल्सी मैम ने बताया था कुछ ना कुछ दिमाग से रिलेटेड है। पाल्सी का मैम ने एग्जाम्पल दिया था कि पोलियो की तरह शरीर हो जाता है, लटका हुआ सा, जब अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है। और सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि ये जैसे दिमाग है, इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। ये हर एक हिस्सा क्या है, हमारी जो बॉडी की जितनी भी हमारी मोटर एक्टिविटी है, थिंकिंग एक्टिविटी है, बोलने की क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, वो सभी ये दिमाग जो है कंट्रोल करता है। अगर दिमाग ही काम नहीं करेगा तो बॉडी तो काम कर ही नहीं सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी आप इसके ऑप्शंस देख लीजिए। मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब कि जितनी भी हमारे बॉडी के जोड़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जॉइंट है, पैरों में भी हमारे जॉइंट होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के जॉइंट होते हैं, एक तो होते हैं हमारे फाइन मोटर, ठीक है, फाइन मोटर, एक होते हैं हमारे ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब कि जितने भी बड़े बड़े जोड़ हैं हमारे पैर मतलब हमारी बॉडी के, फॉर एग्जांपल ये वाला बड़ा जोड़ है, ये वाला बड़ा जोड़ है पैरों के, जो हमारे घुटने होते हैं, नीज होती है, ये भी हमारे बड़े जोड़ हैं। बट फाइन मोटर्स क्या होते हैं, जैसे ये है हमारी उंगली एक, इसमें ऐसे ये जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं इनको कहते हैं फाइन मोटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये फाइन मोटर्स हमें लिखने में, ठीक है, पेंट करने में मदद करते हैं। ग्रॉस मोटर हमें चलने में, उठने में, बैठने में, फिरने में इसमें मदद करते हैं। ठीक है जी, तो सेरेब्रल पाल्सी अगर होगी तो मोटर स्किल्स जी हाँ अफेक्ट होंगी, बिल्कुल होंगी। कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जी हाँ, जब हमारे दिमाग में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो भी गड़बड़ा जाएगी।
अब मैं आपको बता दूं कि स्पीच कैसे अफेक्ट होगी। जी हाँ, स्पीच तो सबसे पहले ये बात है कि स्पीच भी अफेक्ट होती है। हमारा दिमाग का एक हिस्सा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, हमारी स्पीच के लिए भी, हम क्या बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर उस हिस्से पे कुछ ना कुछ अगर अफेक्ट होगा तो वो क्या होगा कि हमारी स्पीच में भी दिखाई देगा। हमारी स्पीच कैसी हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, या फिर खिंच खिंच के, या फिर मान लीजिए कि ठीक नहीं होगी हमारी स्पीच। ठीक है, या तो कोई बच्चा बिल्कुल ही असमर्थ हो जाएगा बोलने के, या फिर अगर बोलेगा तो आपको उसकी आवाज़ बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी, शटरिंग होने लग जाएगी, हकलाएगा या फिर तुतलाएगा, या फिर लंबे लंबे खींच के वर्ड्स बोलेगा जिसमें समझने में मतलब किसी भी तरीके से अफेक्ट तो होती ही है स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, सोशल स्किल्स, जी हाँ, हमें अपना संज्ञानात्मक जो हमारा कौशल है वो बहुत अच्छा चाहिए, सोशल स्किल के लिए भी, सामाजिक कौशल के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, जब उसका बॉडी काम नहीं करेगी, जब ब्रेन के काफ़ी सारे पार्ट्स उसके काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो सामाजिक कौशल है वो भी गड़बड़ा जाएगा, सोशल स्किल जो है वो गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। फुल फॉर्म ऑफ ADHD मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बता देना चाहिए खुद से ही। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, चलिए जी कंसिडर कर लेते हैं। अटेंशन डिफिशिएंसी तो होता ही नहीं है, तो ये आंसर गया। एक्शन भी नहीं होता है, अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरा हो गया अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हमने अपना फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था हमारा वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे है हाइपर एक्टिव। ठीक है, तो हाइपर एक्टिव नहीं होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों तो डिफिशियंसी और एक्शन की वजह से कट ही गए हैं। आगे बढ़े। RCA सेटअप एज अ सोसाइटी इन विच ईयर। देखिए जी, RCA आप लोगों को पता है किसका संगठन था। RCA एक संगठन था जो कि बनाया गया था पेरेंट्स के द्वारा, माँ बापों के द्वारा। किनके माँ बाप, जो कि विकलांग बच्चे थे, स्पेशली एबल्ड बच्चे थे। ठीक है, उनके द्वारा क्या हुआ, एक संगठन बनाया गया कि उन्हें लगा कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनसे जो है लोग जुड़ने लगे, इन बच्चों के लिए काम होना जो है वो शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ कि उनका ये जो संगठन बना था उसको वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बन गई इन विच ईयर। उन्होंने अपनी जो ये सोसाइटी थी ये रजिस्टर्ड कब कराई थी, पंजीकृत सोसाइटी ये स्थापित किया गया था, मतलब कि RCA को किस वर्ष पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी कब माना गया, कौन सी ईयर में हुई थी ये रजिस्टर्ड। देखिए 1988, 1987, 1986, 1990, याद रखिएगा 1986 में जो RCA है वो रजिस्टर्ड हुई थी एज अ सोसाइटी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। RCA के एक्ट में भी मैं आपके लिए काफ़ी सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ पहले भी। ठीक है, बट इसमें आप सबसे पहले हमारे यही देख लीजिए कि RCA जो हमारी पहले रजिस्टर्ड हुई थी वो एज अ सोसाइटी हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसका एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें बनी थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मच रिजर्वेशन इज़ गिवन। देखिए जी, ये भी मैंने आपको RPWD एक्ट 2016 वाले में बता दिया है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, RPWD एक्ट के अनुसार उनको कितना % रिजर्वेशन दिया गया है। अधिनियम में PWD को कितना आरक्षण दिया गया है। RPWD राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि कितना % इनको रिजर्वेशन दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए और अपनों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ऐसी ही आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। बाय बाय।